हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा है क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में। आज हम इस पार्ट का परिचय वाला वीडियो देखेंगे। इसके पहले का आपने अगर देखा है तो जो भी हमारा पार्ट है, पार्ट का हमारा क्या, इसके पहले का हमारा कौन सा पार्ट है, वास्तविक संख्याएं, उस पार्ट का परिचय वाला वीडियो और उस पार्ट का सवाल जो भी प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के सवाल हैं उन सभी को अपलोड कर दिए हैं, इसी चैनल पर है। ये जो हमारा नया सेशन शुरू हुआ है 2027 बोर्ड एग्ज़ाम जो देंगे, 2027 में जो भी छात्र छात्राएं बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हमारा नया सेशन शुरू हुआ है। तो आपको इस चैनल पर पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आपको मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ सबका जो है सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद का परिचय। उसके पहले हम क्या देखेंगे, उसके पहले मैंने आपको बताया था कि यदि आप मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए अच्छे तरीके से। बेसिक में क्या है, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप मैथ का कोई भी सवाल लगा रहे हैं तो उसमें ये सभी चीज़ें आनी आवश्यक है, सभी चीज़ें आती हैं। तो हम क्या करते हैं, सवाल लगाते वक्त कभी कभार रुक जाते हैं, जब थोड़ा अगर कभी कभार बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाता है जिसकी वजह से टाइम न होने की वजह से हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, या फिर कभी कभार क्वेश्चन के आंसर गलत भी आ जाते हैं। तो पहले हम शुरू के कुछ मिनट देखेंगे कैलकुलेशन का वीडियो, उसके बाद हम आएंगे इस पार्ट के परिचय पर। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पर हम कुछ एग्जांपल लिए मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, टाइमर लगाइए कि आप कितने समय में इन सभी चारों सवालों को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आप देखिए कैसे करेंगे इसको, हम करने का तरीका बता ही दिया, 2-3 वीडियो जो है उसमें अपलोड हो गया है। तो कैसे करेंगे हम, 6 सत्ते क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 42 हो जाएगा। आपको थोड़ा सा स्पीड तरीके से करना है, अच्छे से करना है, ताकि कम समय में हम सही सही आंसर ला पाए, ठीक है। 6 सत्ते 42 हो जाएगा, फिर 6 नवा 54, फिर 7 नवा 63, 63 में अगर हम 54 जोड़ेंगे सर तो क्या आ जाएगा, 4 3 7 117 आएगा। कितना आ जाएगा हमारा 117, और उसके बाद क्या जाएगा 117 4 क्या जाएगा 21, ठीक। बचेगा कितना हासिल हमारा 12 बचेगा। फिर 6 8 48, 48 12 60 हो जाएगा। फिर 7 नवा 54, 54 में अगर हम 60 जोड़ेंगे सर आएगा 114, फिर हो जाएगा 4, फिर बचेगा 11, 7 8 56, और 56 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 67 आएगा, ठीक। ये आ गया हमारा पहला आंसर। दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो क्या जाएगा 8 छक्के 48, फिर बचेगा कितना 8 अट्ठे 64, 64 4 68, 9 छक्के 54, 54 में अगर हम 68 जोड़ेंगे सर तो आएगा हमारा कितना 122, कितना जाएगा 122 आ जाएगा, बचेगा 12। फिर 8 9 72, 72 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो आएगा 84, फिर 9 8 72, तो 72 72 पहले जोड़ते हैं, 72 और 72 अगर जोड़ेंगे तो सर 144 हो जाएगा। 144 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 156, बचेगा कितना 15। फिर उसके बाद जाएगा 9 9 9 की जगह हमारा 81 हो जाएगा, और 81 में अगर हम जोड़ देंगे कितना सर 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 96, कितना आएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये भी हल हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 9 हो जाएगा 45, ठीक। फिर उसके बाद 5 छक्के 30, और 8 9 72, 72 में अगर 30 जोड़ेंगे तो सर 102, और हासिल 4 106, बचेगा 10, 5 7 35, 35 10 45, 8 छक्के 48, 48 में अगर हम जोड़ देंगे 45, 45 90, और 3 क्या हो जाएगा 93, 8 7 56, 56 में 9 जोड़ेंगे 9 6 15 65, आंसर क्या आएगा 65 आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 9 63 हो जाएगा, फिर बचेगा 6 7 7 49, 49 6 55, 9 9 81, 81 में अगर हम 55 जोड़ने जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 136, बचेगा कितना 13, फिर 7 8 56, 56 में अगर हम 13 जोड़ेंगे सर तो 13 6 19 69 हो जाएगा। 9 7 63, 63 में 69 जोड़ना है हमको, यानी कि तो हो जाएगा हमारा कितना 9 60 120, 9 3 12 132 हो जाएगा, बचेगा 13, 9 8 72, 72 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 85, ठीक है। तो इस स्पीड से आपको करना है। आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे हो गया। देख रहे हैं इस स्पीड से आपको करना है, इस तरीके से करना है आपको। इसमें देखिए फायदा क्या हो रहा है, कभी भी अगर कोई भी सवाल अगर आप हल करेंगे तो एग्जाम में अगर हल करेंगे उसमें आपका टाइम बचेगा। जब कभी भी ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी आएगा उसमें आपका टाइम बचेगा। इस ये करने से बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप देखिए इसमें जोड़ना ही पड़ रहा है हमको। जैसे यहाँ पे 8 9 72, 8 छक्के 48, इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा हमको विदाउट मतलब पेन एंड पेपर ऐसे मन मन में जोड़ना पड़ रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा हैबिट हो जाएगा, आदत हो जाएगा जोड़ने के लिए। तो अगर आप ऐसे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन सभी का आंसर ला सकते हैं कम समय में और बिना पेन और पेपर के, ठीक है। देख लेते हैं और आगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में देखेंगे यहाँ पे 4 फिर से एग्जांपल लिए जिसमें 2 जोड़ और घटाना है।
कैसे इसको करेंगे हम, हमको आता है लेकिन कैसे करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या है हमारा 100 प्लेस पर है और ये भी, तो 8 6 हो जाएगा 1400, 9 8 17 170 हो जाएगा। 170 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 1570, 7 7 14, और 1570 में 14 जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा 1584 आएगा। कितना आएगा 1584। इसी प्रकार से यहाँ पे 9 6 1500, 9 7 16 160, 1500 1660 हो जाएगा, 9 9 18, 1660 में 18 जोड़ेंगे तो सर कितना आएगा हमारा 1678। क्या आएगा 1678 आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है घटाना है। अब 700 में से 300 घटाना है, क्या आ जाएगा 400, बचेगा हमारे यहाँ पे 497। तो आप क्या करिए 100 में से 49 घटा दीजिए, तो 100 में से 49 घटाएंगे सर 51 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था पहले से 397 था, 51 इसमें और ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 448 हो जाएगा। क्या जाएगा 448। ठीक, उसके आगे अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट हमारा 900 में से 800 घटाना है तो 100 बचेगा, यानी यहाँ बचेगा 145। 145 में से 76 घटाना है हमको, तो 100 में से 76 घटा दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, 100 में से अगर हम 76 घटा देंगे क्या बचेगा 24 बचेगा। उस 24 को 45 में जोड़ देंगे, तो 24 और 45 कितना हो जाएगा हमारा। अगर 25 और 45 जोड़ना होता हमको तो क्या होता 70 होता, लेकिन 24 और 45 है तो एक कम कर देंगे, यानी क्या आएगा हमारा 69 आएगा। ठीक है, इतने आसान तरीके से हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जोड़ना है इतने स्पीड से। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा मैथ क्या है बहुत ही कमज़ोर है, मैथ नहीं सवाल नहीं हल कर पाते हैं। तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हमको अच्छे तरीके से नहीं आती हैं। इस वजह से क्या होता है हमको सवाल लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे बोरिंग हो जाती है, मतलब कि बोरिंग लगता है करने में, और क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। जो जिन भी चीज़ों को आप समझते हैं कि बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें तो हमको आती है, बचपन में क्लास 1 2 3 में सिखाया गया, हम सीख लिए हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, जिसकी वजह से आप मैथ के सवाल अच्छे तरीके से नहीं लगा पाते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। यदि ये आएगा तो आपको सवाल लगाने में भी इंटरेस्टिंग होगा और आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से सीखें। कैलकुलेशन में देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे, फिर आते हैं हम पाठ के परिचय पर। तो आगे हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन है, 3 और क्वेश्चन लिए हैं, देख लेते हैं इसको भी कैसे करेंगे हम। देखिए 14 गुणे 15 और 17, कभी कभार ऐसे गुणा आ जाता है हमको, तो हम कैसे इसको हल करेंगे। एक तो यहाँ पे देखिए पहले तरीका ये हमारा है कि हमको पहाड़ा आना चाहिए। मैं बताया था आपको कम से कम 20 25 तक 30 तक आप कम से कम पहाड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसान, ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास 10 में आ गए आपको कम से कम 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो आपका क्या है बेनिफिट होगा जब कभी आप सवाल लगाएंगे तो। और 30 तक पहाड़ा 25 तक वर्ग अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका सवाल लगाने में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला तरीका क्या है, आपको अगर पहाड़ा आ रहा है आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ सकते हैं। देखिए 2 तरीका बताएंगे। पहला क्या है, पहले तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं सर पहाड़ा इसका, इसमें 15 7 होता है 105, 15 कम 15 10 25, 15 कम 15 15 10 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। फिर 14 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 14 5 70, 14 5 70, फिर 14 दूनी 28, फिर उसके बाद क्या जाएगा हमारा 35 ऐसे। ठीक है, ये हमारा एक तरीका, तो ये हमारा हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे 14 और 15 के, 14 और 15 दोनों क्या है लगातार संख्या है। मैं बताया था जब कभी भी लगातार संख्याएं होंगी तो उनका हम गुणा बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको वर्ग याद होना चाहिए, मैं अभी बताया हूँ 25 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो अगर वर्ग याद है तो 14 का वर्ग करिए, फिर उसी में 14 जोड़ दीजिए। 14 का वर्ग क्या होता है 196 होता है, 196 होता है, उसी में 14 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा हमारा 210 आ जाएगा। या फिर बड़े वाले का वर्ग करके उसी में से घटा, 15 का वर्ग क्या होता है 225, 225 में से 15 घटाएंगे क्या आएगा 210 आएगा। ऐसे यहाँ पे हो गया। या फिर देखिए इसका इसमें गुणा कर लीजिए। ठीक है, या तो इसका इसमें करके 17 से, देखिए पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम इसका इसमें क्या किए गुणा किए। गुणा करने का तरीका क्या है, छोटे वाले का वर्ग करके उसी में जोड़ दिए, या फिर बड़े वाले का वर्ग करके उसमें से घटा दिए, आ गया। अब इसका पहाड़ा इसमें पढ़ लेंगे हम, तो कितनी आसान तरीके से आ जाएगा हमारा 17 एक कम 0 लगा देंगे यहाँ पे, 17 एक कम 17, फिर 17 दूनी 34 और क्या आएगा 35। देखिए यहाँ पे आया है 35 70। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, या तो इसका इसमें कर लीजिए, 15 और 17 का कर लीजिए। तीसरा तरीका हमारा ये हो गया। 15 और 17 को देखेंगे तो बीच में एक गैप आ रहा है, बीच में क्या है गैप है हमारा 16 का गैप है। ठीक है, बीच में जो जिसका गैप है उसका वर्ग करेंगे। 16 का वर्ग क्या आ जाएगा सर, 16 का वर्ग होता है 256, इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा 255। कितना आएगा 255 आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ही 255 यहाँ पे आ गया, फिर 14 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, वही आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे 255 आया ही था। ठीक है, तो 3 तरीके इसको करने का।
अब क्या होता है, कुछ लोग देखते हैं, बहुत लोग को देखे हैं कि अगर कभी कभार ऐसा गुड़ा आ जाएगा तो वो क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, या फिर तुरंत जहाँ पे सवाल लगाएंगे उसको छोड़कर चले जाएंगे, तब आखिरी वाले पेज पे फटाफट वहाँ से गुड़ा करेंगे। ऐसे इस प्रकार से गुड़ा करते हैं, पहले इसका, फिर इसमें पहाड़ा, फिर इसमें पहाड़ा, फिर लास्ट में जोड़ते हैं इस प्रकार से। ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। ये छोटे क्लास में थे, आप क्लास 1 2 3 4 5 में तब कर रहे थे। अब आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम आपके पास कम रहेगा और सभी क्वेश्चन आपको हल करने रहेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, इसको देख लेते हैं। किसी से कट रहा है तो फटाफट काट देंगे। यहाँ पे क्या 7 से कट रहा है, ये तो 7 अगर 7 दूनी 14 3 बचेगा। 7 से कट रहा है तो इसको काट देंगे। तो पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है हमारा, तो जैसे ही दशमलव के बाद अगर संख्या लेंगे दशमलव लगा कर लेंगे, ठीक है। दशमलव के बिना हम उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर बचेगा 3, 7 5 35, ठीक, इतनी बार में कट गया। फिर उसके बाद कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 बार में ये कट जाएगा, फिर 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। मार्कर चेंज कर ले ताकि आपको क्लियर दिखे। उसके बाद फिर क्या हमारा 3 से देखेंगे तो ये भी कट रहा है, 3 से अगर काटेंगे तो 15 दफ़ा में कट जाएगा 45, ठीक। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 से 15, और तो कुछ नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर ऊपर गुणा करें सबका। तो देखिए क्या क्या बचा हमारा, ऊपर बचा है 11, फिर बचा है 0.25, फिर बचा है 3, और नीचे बचा है हमारा 2 बचा है, ठीक, इतना ही बचा है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं बताया था, एक बात और बताया था कि जब कभी भी 11 से किसी संख्या में गुणा करना होगा तो सिर्फ जोड़ना रहता है। तो अभी 11 से गुणा मत कीजिए, पहले इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 25 तय क्या होता है सर, 75। 25 तय क्या होता है, 75। बहुत लोगों को दिक्कत होता है दशमलव को लेकर के, तो मैं कहता हूँ दशमलव पहले भूल जाइए। आप मान लीजिए दशमलव नहीं है, 25 तय क्या हो गया, 75 हो गया। अब दशमलव कहाँ लगाना है, 2 अंक पे लगाना है, दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे 2 अंक पे, ठीक। बट्टे में क्या हमारा बचा है, 2 बचा है। तो अब देखिए क्या करना है, 11 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ हम जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा 5, फिर 7 5 12 का 2, फिर 7 और 1 हासिल 8, लगाएंगे दशमलव 2 अंक पे, बचा है 2, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। फाइनल हमारा आंसर आएगा 2 चौक के 8, फिर दशमलव लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा ये आखिरी वाला बच्चा है 24/9 गुणे 3.14 गुणे 175। ऐसे क्यों सवाल ले रहे हैं, आप देखेंगे सवाल हल करेंगे। अभी क्लास 9 में आप पढ़ करके आए होंगे, अभी क्लास 10 में भी आप पढ़ेंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब हम पाठ लगाएंगे, हमारा पाठ है कौन सा, एक मेंसुरेशन वाला पार्ट है, क्षेत्रमिति वाला पार्ट है, उसको जब हम लगाएंगे तो उसमें इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्या व्यास दिया रहता है, त्रिज्या निकाल करके फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालना रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस प्रकार से आपको मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। जो जो हमको जिसका मतलब जरूरत है उसी का कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। इसी प्रकार देखिए ऐसे भी मल्टीप्लाई आता है हमारा, और इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है। तो जो चीज़ें ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को सिखा रहे हैं, ताकि ऐसा अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको आसान तरीके से कर पाएँ। इसीलिए देखिए यहाँ पे दशमलव भी लगा करके आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दशमलव के लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे। अब ये तो किसी से कट नहीं रहा है, या फिर पहले देख रहे हैं 7, क्योंकि ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटने का व्यवस्था नियम क्या होता है, अंकों को जोड़िए, अगर जोड़ 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 7 5 12 1 13 नहीं कटेगा, 4 1 5 3 8 ये भी नहीं कटेगा, ये कोई नहीं कट रहा है, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया है, ठीक। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने देखिए 24 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता, 24 का पहाड़ा अभी मैं बताया हूँ कि आपको याद करना पड़ेगा। देखिए तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे, या फिर क्या करें हम, अगर या फिर लास्ट में भाग दे देंगे। पहले यहाँ पे कर लेते हैं हम 24 से इसमें गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे आ जाएगा 24 चौका 96, ठीक। फिर 24 से कम 24, 24 में जोड़ देंगे 9 तो हो जाएगा, 9 4 13 33 हो जाएगा। फिर उसके बाद 24 तई 72, 72 में तो जोड़ेंगे आ जाएगा 75, कितना जाएगा 75। पॉइंट लगाना है 2 अंक पे, ठीक है। फिर गुणा 1.75, बट्टे में क्या आएगा हमारा 9 आएगा। अब देखिए ये इतना बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे आया है। अभी जो मैं आपको शुरू में बताया हूँ कि कैसे गुणा करना है उसको देख लीजिए, या फिर देखिए इससे भी आसान तरीका हमारा क्या है, अगर मैं यहाँ पे गुणा न करूँ तो पहले यहाँ पे 3.14 था हमारा, 1.75 था, ठीक है, ये हमारा था यहाँ पे। तो इसको हम कैसे गुणा करेंगे, इसी प्रकार से 5 चौक का 20, फिर 5 एक कम 5, फिर 7 चौक 28, 28 और 5 हो जाएगा हमारा 33, 33 और 2 क्या हो जाएगा 35, फिर 5 3 15, 15 3 18, फिर उसके बाद 7 एक कम 7, 7 में अगर 18 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, फिर एक 4 हो जाएगा, 25 4 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा हमारा 9 बचेगा 2, फिर 7 का 21, 21 और 2, 21 और 2 क्या हो जाएगा 23, 23 और 1 क्या हो जाएगा 24, फिर 1 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। पॉइंट देखिए कहाँ पे लगाना है, पॉइंट लगाना है 2 ऊपर 2 नीचे 4 अंक पे, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है।
ये इन दोनों का गुणा करने पर हमारा आ गया यहाँ पे ये इतना आ गया 5.495। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पे आ गया हमारा है 5.4950। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या बचा है, तो बचा है 24/9 बचा है। अब 24 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए यहाँ पे फटाफट, आपका आंसर आ जाएगा। 24 का गुणा करेंगे तो आएगा 24 0 0 जाएगा। ठीक है, 24 0, फिर 24 पंजे 120, फिर 0, फिर 24 नविया हो जाएगा हमारा कितना 216। 216 में अगर हम जोड़ देंगे सर 12 तो क्या आ जाएगा 228, बचेगा कितना 22। फिर 24 चौका 96, 96 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 118, कितना आ जाएगा 118। फिर बचेगा 11, फिर 24 पंजे 120, 120 में 11 जोड़ेंगे तो 131 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाना कितने पर, 4 अंक पर, तो यहाँ पर जाएगा हमारा पॉइंट। बट्टे में बचा हमारा 9, 9 से डिवाइड करिए आपका आंसर आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 13 है, 9 एकम 9, फिर बचेगा कितना 4 41, 9 चौका 36, फिर बचा कितना 5। अब देखिए दशमलव के बाद जा रहे, यहाँ पे दशमलव लगा करके तब अंक लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही दशमलव के बाद का अंक लेंगे तो दशमलव लगाएंगे तभी अंक लेंगे। तो 5 था 58 हो गया, 9 छक्के 54 हो गया, फिर बचेगा 4 48, 9 पचे 45, फिर 3 बचेगा 30, और फिर हो जाएगा हमारा 9 3 27, फिर 30, 9 3 27, तो हमारा ये 3 3 आता रहेगा। ठीक, तो ये क्या आएगा हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये था हमारा कैलकुलेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब आ जाते हैं हम इस पार्ट के परिचय वाले पर, कि आज हम समझ लेते हैं कि बहुपद होते क्या है पहले। ठीक है, तभी तो हम उसके सवाल को लगा पाएंगे। तो इस पार्ट में जितने भी सवाल हैं आप देखेंगे, शून्यकों का योगफल, गुणनफल, फिर उसके बाद उनके गुणांक की सत्ता की जांच कीजिए, जो भी चीज़ें, उन सभी को सवाल को लगाने से पहले पहले हम जान लेंगे ये सभी होते क्या हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इस पार्ट का परिचय अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद देखेंगे इनके सवाल को। तो आते हैं इसके परिचय पर। तो जैसा कि आप देखेंगे इस पार्ट का नाम क्या है, बहुपद। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद होते क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिख दिए बहुपद। बहु मतलब क्या होता है, बहुत, यानी कि बहुत ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से सेंस है, यहाँ पे क्या है मात्रा से सेंस है, बहुत ज्यादा पद होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पद होते हैं, जिसमें ज्यादा ही पद होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ, ये हमारा क्या है, एक ही पद है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पद है। तो इसमें दो क्या है, दो चर। जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक अचर है और एक क्या है, चर है। ठीक है, ये एक हमारा अचर संख्या है, इसमें दो संख्याएं हैं, एक अचर संख्या है और क्या है, एक चर संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए बहुत से लोगों को दिक्कत होता है कि चर कौन सा है, अचर कौन सा है, याद नहीं होता है, बहुत डाउट रहता है चर कौन सा, अचर कौन सा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो चर होते हैं हमेशा ऐसे याद करिए कि चर जो होते हैं हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा चरते रहते हैं। ठीक है, इसका इन सेंस मतलब ये, जैसे कि यक्स का मान आप देखे होंगे, कभी कभार यक्स का मान क्या होता है, 5 आता है, यक्स का मान 7 आता है, यक्स का मान 8 आता है, यक्स का मान 2। यक्स का मान तो हमेशा किसी सवाल मतलब यक्स का मान जो है हर सवाल में बदलता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि यक्स का मान अगर 5 एक सवाल में आया है तो यक्स का मान हर सवाल में 5 ही आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये जो चर होते हैं वो हमेशा चलते हैं, जिसको जैसे आप देख सुने निशाचर बोलते हैं ना, कि रात में चलते हैं। तो वैसे ये भी क्या, ये हमेशा चलते रहते हैं कि बदलते रहते हैं, उसे बोलते हैं चर संख्या। ठीक है, और ये जो अचर होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, ये टिके रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप अगर कि उत्तर प्रदेश में है तो 2, ये क्या है सर, 2 है। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में जाके पूछेंगे तो ये 10 हो जाएगा ना, चांद पे जाकर पूछेंगे तब भी ये 2 ही रहेगा ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि चांद पर जाएंगे तो इसका जो है मान बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जो भी गिनती जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। 5 6 7 8 ये सभी क्या होते हैं हमारी, ये सभी अचर संख्याएं होती हैं जिनका मान कभी भी नहीं बदलता है, उसे हम बोलते हैं अचर संख्या। और जो हमेशा चलते रहते हैं, जो हमेशा बदलते रहते हैं, उसे हम बोलते हैं चर संख्या। जैसे एक्स वाई जेड का जो भी मान जिसको मानते हैं, माना एक्स का मान ये है, वाई का मान ये, इस प्रकार से। ठीक है, आपको समझ में आया कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर जो हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड जो भी है, और अचर जिनका मान क्या था, कांस्टेंट रहता है, जो उनका मान क्या है, सदैव वही रहता है। ठीक है, 2 का मान 2 ही रहेगा, चाहे जहां भी आप देख लेंगे 2 का मान 2 ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर चर कौन सा है, अचर कौन सा है, तो वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं, उसको देख लेते हैं। बहुपद को हम 2 तरीके से पहचान सकते हैं, फिर 2 तरीका होता है इनका। जैसे कि एक पहला क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा घात के रूप में। ठीक है, एक होता है हमारा घात के रूप में बहुपद, और एक होता है हमारा पद के रूप में बहुपद। तो पहले हम देख लेते हैं घात के आधार पर बहुपद। तो अगर आप देखेंगे घात के आधार पर तो 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। घात के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं।
घात के आधार पर। घात क्या होती है, जैसे कि जो भी हमारी चर संख्या होती है उस पर जितने भी पावर लगे, जो भी घात लगी होती है वही हमारी घात। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोल दूँ ये क्या है एक्स है, इस पर पावर में क्या है एक है, ये एक क्या है घात में इसके लगा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख दूँ, दो है पावर में, ये क्या है इसकी घात दो है, ठीक है। तो घात के आधार पर अगर हम देखेंगे तो तीन प्रकार के बहुपद होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है रैखिक बहुपद। पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद। तीसरा हमारा होता है त्रिघात बहुपद, ठीक, त्रिघात बहुपद। ये तीन प्रकार के बहुपद होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रैखिक बहुपद मतलब कि जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार देख लूँ कि ए एक्स, चलिए हम संख्या में मानते हैं, यहाँ पे 3x हो गया, ठीक है, प्लस 4y हो गया, प्लस 6 हो गया, ठीक, इस प्रकार से। या कोई और एग्जांपल ले सकते हैं आप, यहाँ पे मान लेते हैं 4x हो गया, ठीक है, प्लस 3 हो गया, इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल। बस ऐसा आपको समीकरण लेना है, ऐसा बहुपद लेना है जिसमें क्या है कि सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। यहाँ भी देखेंगे बहुपद की घात, चर की घात क्या है, एक है। यहाँ भी चर की घात क्या है, एक है। और इसमें भी चर की घात क्या है, एक है। तो सबसे बड़ी घात अगर एक होगी वही क्या होती है, हमारी रैखिक बहुपद होती है, ठीक। अगर हम दूसरे की बात करें द्विघात बहुपद, कोई कठिन चीज नहीं है, एकदम आसान है, इसके नाम से ही है रैखिक बहुपद। एक घात हो, द्विघात, दो घात हो, त्रिघात, तीन घात हो, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, दो घात वाले आ जाएंगे, तो मान लेते हैं 3x² हो गया, प्लस 4x हो गया, माइनस 5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिख दीजिए यहाँ पे 2x² प्लस 1 हो गया, या फिर लिख दीजिए 3x² हो गया। तो ये सभी क्या है हमारी, ये सभी हमारी द्विघात बहुपद है। ये सभी क्या है हमारी द्विघात। इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, दो है। नेक्स्ट हमारा क्या है, त्रिघात। तो त्रिघात यानी कि सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, हमारी 3 होनी चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी देख लेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, ठीक। यहाँ भी देख लेंगे तो ये क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। तो ये सभी क्या है, हमारे त्रिघात बहुपद है। इस प्रकार से हमारे घात के आधार पर तीन प्रकार के बहुपद होते हैं। तो ये कौन सा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। पहले तो हम समझ लिए कि पद क्या होते हैं, और पद में दो संख्याएं होती है, एक चर संख्या होती है, एक अचर संख्या होती है। चर संख्या वो संख्या होती है जो हमेशा बदलते रहते हैं, अचर वो होते हैं जो बदलते नहीं है, ठीक है, उनका मान हमेशा से वही रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो बदलते नहीं है। तो उसके बाद घात के आधार पर देखते हैं तीन प्रकार के बहुपद होते हैं। पहला हो गया रैखिक, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात। इसके एग्जाम्पल भी आपको दे करके समझा दिए। आगे देख लेते हैं हम कि पद के आधार पर कितने होते हैं बहुपद, ठीक है। तो अब आप देखेंगे आगे हमारा क्या है, पद के आधार पर बहुपद तो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी, ठीक है। अब उसमें क्या था, घात देखना था, अब इसमें देखना पद देखना है, कितने पद है। जैसे यहाँ देखेंगे 3x, ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेंगे 5x, ठीक, 5x, इस प्रकार से। इसमें देखेंगे आप तो एक ही पद है, ठीक, इसमें क्या हमारा एक ही पद है, ये क्या हो जाएंगे, एक पदी बहुपद जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, द्विपदी, इसमें दो पद होंगे। जैसे 3x प्लस 2 हो गया, 4x प्लस 100 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिसमें दो पद होंगे तो उसको द्विपदी, जिसमें एक पद होंगे उसमें एक पदी हो जाएगा, वो एक पद जाएगा। त्रिपदी, इसमें तीन पद हो जाएंगे। तो सिंपल सा है, कोई चीज़ इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, कौन कैसे पहचानेंगे, ठीक, ये सभी चीज़ें बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सभी क्या जाएंगे, हमारे त्रिपद जाएंगे। इसमें तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें क्या है, त्रिपदी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे त्रिपदी बहुपद हो जाएंगे। इस प्रकार से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद इस प्रकार से हो गया। तो ठीक है, इन सभी को देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, सबको समझाने का प्रयास किए। पहला क्या था हमारा कि घात के आधार पर हो गया, और यहाँ पे पद के आधार पर भी हो गया। आगे हम देख लेते हैं अब कि शून्य क्या होते हैं बहुपद के, उसको हम देख लेते हैं कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। देखिए, बहुपद के शून्य को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। शून्य को समझने के लिए, बहुपद का शून्य क्या होता है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हूँ। इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दूँ अच्छे तरीके से कि शून्य होता क्या। देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारी ये बहुपद हो गई 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब अगर पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद का शून्य क्या है, तो कैसे हम निकालेंगे? बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे हम यहाँ पे। 3x बड़ा एस्टिज रहेगा, ये प्लस का 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा सर, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ से x चर का मान निकालेंगे तो -5 एस्टिज रहेगा, और ये जो 3 मल्टीप्लाई जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा यहाँ पे ये वाला बहुपद है, इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, -5/3। अब देखिए कैसे हो गया, इसको सेटिस्फाइड भी कर दे रहे हैं। देखिए जैसे ही अभी हम क्या होता है, शून्य क्या होता है कि इस बहुपद को जीरो कर देगा। तो देख लेते हैं क्या ये जो मान आया है इस बहुपद को जीरो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर जीरो कर पाएगा तो ये शून्य होगा, नहीं कर पाएगा शून्य नहीं होगा। तो इसको देख लेते हैं। हमारी जो बहुपद थी वो क्या, 3x + 5 = 0। चर का मान क्या आया है सर, उसको रखते हैं -5/3 +5 = 0। चर का मान यही आया है, इसको हम इसकी जगह पे यहाँ पे रख दिए। इस 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, -5 + 5 = 0। तो ये भी क्या जाएगा हमारा 0 = 0। तो आप देखते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा जो भी बहुपद था चर का मान रखने पर क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यही क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जो ऊपर लिखे उसको। देखिए एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जिस बहुपद की जितनी बड़ी घात होगी उसकी उतने ही शून्यक आएंगे। जैसे कि रैखिक बहुपद है, तो ये अभी जो एग्जाम्पल लिया क्या था, रैखिक बहुपद था, उसका शून्य क्या आया, 1 आया। अभी यहाँ पे लिए द्विघात बहुपद, तो इसका शून्य क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। त्रिघात होगा, उसका शून्य क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से। तो अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कैसे हल करेंगे इसको। तो गुणनखंड आपको पता होगा, पहले हम क्या करते हैं, चर का इसमें गुणा करेंगे और चर संख्या का हम जो भी x² गुणांक होता है उसमें गुणा करते हैं। हमारा 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, इस 12 का एक ऐसा हमको पेयर बनाना है सर, एक ऐसा जोड़ा बनाना है संख्याओं का जिसका गुणा करने पर क्या आ जाए, प्लस का 12 आ जाए, प्लस का क्या आ जाए 12, और जोड़ने पर क्या आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। बात समझ में आ रही है आपको? जिस एक ऐसा संख्याओं का पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर क्या है, 12 आ जाए प्लस का, और जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर जो हमारी बीच संख्या क्या है, माइनस का 8 आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको। तो आपको पता है कि 4 और 3, 4 तय क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, अब 4 का गुणा 3 में करेंगे, 12 प्लस का तो आ जाएगा, लेकिन 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या 8 आएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो एक और हमारा पेयर क्या बनेगा, 6 और 2, 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है, तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 भी आ जाएगा। अब हमको सिर्फ ये रखना है कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, ताकि दोनों ही जो चिन्ह है वो सेटिस्फाइड करे। गुणा करके +12 लाना है, तो +12 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या जोड़ने पर माइनस का 8 आएगा, नहीं आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ही रखेंगे माइनस, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस। और देखिए जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं प्लस आता है, और माइनस को माइनस में जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस आता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ रख लेंगे 2x² - 6x - 2x + 6 = 0। आगे का अगर आप लाइन अप देखेंगे, यहाँ से अगर इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे यहाँ क्या, x - 3 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 3 = क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ से हम x - 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, हमारा 2x - 2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आप द्विघात समीकरण से इसके 2 शून्य आएंगे, x - 3 = 0 तो x = 3, और 2x - 2 = 0 तो 2x = 2, तो x = 2/2, यानी क्या आएगा हमारा 1। देखेंगे आप एक शून्य हमारा आ गया 1, और एक क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसमें से आप किसी का भी मान रखेंगे, चाहे x = 3 रख लीजिए इसमें, या फिर x = 1 रख लीजिए, किसी को भी रखेंगे आप, तो ये जो पूरा बहुपद है ये क्या आ जाएगा, हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। देखिए करके दिखा दे रहा है आपको यहाँ पे हल करके। जैसे पहले हम क्या करते हैं, x का मान 3 रख लेते हैं इसमें, इसी संख्या में। तो यहाँ पर अगर हम x का मान 3 रखेंगे, 2 गुणे x का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर -8 गुणे 3 + 6 = 0। ठीक है, जैसे मैं 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 दूनी क्या जाएगा 18, 18 - 8 3 का 24 + 6 = क्या जाएगा 0। देखिए 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 - 24 खत्म हो जाएगा, हमारा क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं बताइए, आ गया। एक क्या हमारा यहाँ पे 1 है, इसको रख लेते हैं, तो इसको भी रख के आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ क्या होता है शून्य। 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -8 गुणे 1 हो जाएगा +6, 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 गुणा करेंगे 2 एकम 2, 8 एकम 8 +6, फिर से प्लस वाले को प्लस में जोड़िए तो 8 - 8 = 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, आ गया। तो इस प्रकार से दोनों शून्य थे क्या हमारे सेटिस्फाइड में। तो आपको शून्य समझ में आ गया होगा कि शून्य क्या होता है, और आपको ये भी याद रखना है
कि जितनी बड़ी घात होगी उतने उसे क्या आएंगे सर, शून्य का आएंगे। अगर सबसे बड़ी घात 1 है तो 1 शून्य का आएगा, सबसे बड़ी घात 2 है तो 2 शून्य का आएगा, सबसे बड़ी घात 3 है तो 3 शून्य का आएगा। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे अगर हम और बढ़ जाएं कि अगर आपको शून्यकों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो हम कैसे द्विघात समीकरण बना सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम उसके गुणांक की सत्यता की जांच कैसे कर सकते हैं, ये सभी सवाल इसमें आते हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख लिए हम। यहाँ पे क्या हमारा एक द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण से हमको ये बताना है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, और फिर उससे हमको उनके गुणांक की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण की मदद से हम क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा और बीटा का मान क्या होता है, एक्स का ही मान होता है, ठीक है। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। इसको अगर आप हल करेंगे 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 6, क्या हो जाएगा 6 यहाँ पे। अब इसका एक ऐसा पेयर आप बनाइए जिसका गुणा करने पर प्लस का 6 आए और उसके बाद जोड़ने पर क्या है, माइनस का 5 आए। तो क्या होता है हमारा 3 दूनी क्या होता है 6 होता है, और 3 दो जोड़ने क्या आएगा 5 आएगा। अब हमको देखना है चिन्ह की सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हम एक को माइनस रख रहे हैं तो क्या जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस जाएगा, और घटा देंगे तो ये यहाँ पे आएगा नहीं। दोनों को माइनस रखेंगे सर, माइनस का गुणा माइनस में प्लस आएगा, माइनस माइनस जुड़कर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आपको चिन्ह जो है सेटिस्फाइड करना है, तभी उसको रखना है, तभी आपका आंसर सही आ पाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे में आप रखेंगे इसको, 3x² माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0 आएगा। यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है सर 3x, तो बचेगा x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ठीक है, इसके आगे अब हल कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे सर x माइनस 1 तो बचेगा 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हल करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आएगा प्लस का 1। यहाँ से हल करेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इधर जाकर क्या जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और x का मान क्या आएगा 2/3, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप फिर से 2 शून्य का आ गया, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या थी 2 थी। समझ में आ रहा है ना आपको क्या समझा रहे हैं। यहाँ पे निकाल रहे हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का योगफल गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो ये जो यहाँ पे x का मान आया है ये क्या, एक अल्फा है और एक क्या हमारा बीटा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, यहाँ तक देखिए समझ में आया आपको। कभी कभार क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा एक साथ देता है हमको योगफल उसका, और अल्फा इंटू बीटा देता है हमको एक साथ। लेकिन कभी कभार क्या करता है, देखिए जैसे बोल देगा x का मान हमको दिया है, ठीक है, बोल दिया कि x का मान दिया है, तो इस मान से आप क्या करिए, जैसे यहीं पे 1 दे दिया और क्या दिया 2/3 दे दिया। x का मान दिया है तो बताइए कि द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, फिर उसके गुणनफल, उसके योगफल और उसके गुणांक की सत्ता की जांच कीजिए कैसे करेंगे। तो यही यहाँ पे होता है, जब कभी x का मान देगा ना तो ये क्या होता है, अल्फा अलग होता है बीटा अलग होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, x का मान देगा तो ये अल्फा होगा, एक क्या होगा बीटा होगा। और सवाल हमें ऐसे कभी कभार देता है, ये कभी कभार देता है, और सवाल हमको मेन क्या देता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ना देकर के कभी कभार ऐसे दे देता है जो x का मान होता है, ठीक। तो यहाँ पे x का मान आ गया अल्फा और बीटा आ गया। अब इससे हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे पहले शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है सर। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इनका गुणांक क्या होता है अचर पद बटे एक्स, सॉरी इनका गुणांक क्या होता है x का गुणांक बटे x² गुणांक, माइनस में होता है x का गुणांक बटे में क्या होता है x² का गुणांक, ठीक है। अब इसी को बोल, कन्फ्यूजन मत, ऐसा नहीं कि ये कहाँ से लगा गया, इसी को हम बोलते हैं माइनस का b बटे a। इसको क्या बोलते हैं, माइनस का b बटे a बोलते हैं, ठीक है। x का गुणांक मतलब माइनस b, जैसे आप देखिए x है यहाँ पे, ये क्या हमारा b है, ये हमारा a है, ये b है, और ये क्या है c है, ठीक। तो ये क्या जाएगा हमारा माइनस b बटे a, तो इसको निकालेंगे। अल्फा का मान क्या आया है 1, प्लस बीटा का मान क्या आया है 2/3, ठीक है, बराबर बराबर यहाँ कर लेंगे। माइनस पहले से है तो यहाँ पे क्या है, माइनस b का मान क्या है 5, तो ब्रैकेट लगाएंगे 5, और x² का क्या है 3 है, लिख लेंगे 3। इसको हल करेंगे तो 3 एक कम 3, और 3 क्या जाएगा 5/3। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5/3, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया x, शून्यकों का योगफल आ गया। अब हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकाल लेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, बहुत आसान तरीके। देखिए कैसे निकालेंगे हम, उसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे किए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो आप कहेंगे अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका जो हमारा गुणांक होता है वो क्या होता है c बटे a, यानी कि हमारा होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बट्टे में क्या होता है x² का गुणांक। तो आप देखेंगे दोनों ही जगह नीचे हर में क्या है x² का गुणांक है, वहां भी यहाँ भी। अचर पद मतलब क्या था c बटे a होता है, c क्या अचर क्या होता है c होता है,
एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। अल्फा इंटू बीटा रख दीजिए। अल्फा का मान है सर 1, बीटा का मान है 2/3 बराबर सी का मान है 2 और ए का मान है 3। गुणा कर देंगे तो 2/3 बराबर क्या आएगा, 2/3 आएगा। देखिए आ गया, शून्यकों का योगफल भी आ गया और शून्यकों का गुणनफल भी आ गया। इस प्रकार से हमारा, अब हम इसी में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि जब हमको अल्फा बीटा दिया हो या फिर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो हम कैसे द्विघात समीकरण बनाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो हमारा परिचय वाला है समाप्त हो जाएगा। तो देखिए पहला जो तरीका हमारा यहाँ पे ये है द्विघात समीकरण बनाने का। सवाल में क्या करेगा, आपको बोलेगा कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है, तो आप द्विघात समीकरण बनाइए। ठीक है, ये हमको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। शून्यकों का योग क्या दिया, √2, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया, 1/3। तो अब द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो आप एक सूत्र याद रखिएगा, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। अब देखिए इसी समीकरण से हम कैसे बनाएंगे, इसी सूत्र से कैसे बनाएंगे समीकरण। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा एस टी रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, जैसे वैसे लिख देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल, ये क्या है शून्यकों का योग, योग क्या है √2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2। एक्स से गुणा कर देंगे आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 बराबर क्या आएगा हमारा 0। अब ये जो 3 यहाँ भी 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा पूरा 3 आएगा। गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे करेंगे तो 3√2x प्लस यहाँ पे 1 एस्टिज रहेगा बराबर 0। ठीक है, अब ये जो हमारा 3 यहाँ पे भाग है इधर जाकर के गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल में जो बन करके आएगा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर में 0। तो ये क्या जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र हमारा। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया कि ऐसे सवाल आएगा। अब दूसरा तरीका क्या होता है जिससे हमें पूछता है कि द्विघात समीकरण बनाइए, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए एक तरीका हमारा यहाँ पे है कि ऐसे सवाल आएगा कि x का मान दिया रहेगा, हमको दिया यहाँ पे x का मान क्रमशः 3 और माइनस का 1 दिया है। अब हमको बोल दिया कि अब इससे आप द्विघात समीकरण बनाइए, फिर बोल देगा शून्यकों का योग निकालिए, गुणनफल निकालिए, गुणांक सत्यता की जांच कीजिए, तो सब कुछ निकल जाएगा आसान तरीके से। उसके लिए पहले हमको बनाना पड़ेगा द्विघात समीकरण, तो हम वही वाला सूत्र लगाएंगे जो भी इसके पहले आपको बताया। सूत्र क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहले हम लिखे थे वैसे नहीं करें, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा ना करें कि अल्फा प्लस बीटा पूरा लिख दे 3 और यहाँ पे लिख दे 1 माइनस का 1, ये क्या जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमको x का मान दिया है तो ये क्या है, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम, इसको हम हल करेंगे इस प्रकार से। एक्स स्क्वायर तो हमारा एस रहेगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा क्या है 3 है प्लस बीटा क्या है माइनस का 1 है, तो यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट में माइनस का 1 और यहाँ पे एक्स अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, देखिए 3 अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा 3 प्लस बीटा माइनस 1 ऐसे रखना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट आएंगे प्लस माइनस माइनस 3 से घटाएंगे 1 2 बचेगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 एक कम 3 माइनस का 3 माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा 3 बराबर क्या आएगा 0। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से अगर हमको निकालना होगी शून्यकों का योग निकालिए, उनका गुणनफल निकालिए, गुणांक की जांच कीजिए, बहुत आसान तरीके से कर लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे अल्फा बीटा का मान पता ही है। तो हम फिर से वही रखेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, देखिए शॉर्ट में बता दे रहे हैं, इसके पहले बताए थे आपको। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा क्या है 3 प्लस माइनस का 1 बीटा है और माइनस पहले से है और b माइनस का 2 यहाँ भी है बटे a का मान क्या है गुणांक 1 है। इसमें से घटाएंगे प्लस माइनस घट जाएगा बचेगा 2, माइनस माइनस मिलकर जाएगा प्लस, नीचे 1 है इससे कोई मतलब है नहीं, तो क्या जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ये आ गया योगफल। इसी प्रकार से निकालेंगे अगर गुणनफल तो वो भी हमारा आ जाएगा। देखिए क्या होता है c/a होता है, तो अल्फा क्या है सर 3 और उसके बाद माइनस का 1, c का मान क्या है माइनस का 3, a का मान फिर से प्लस का गुणा माइनस में करेंगे क्या आएगा माइनस, यहाँ भी और यहाँ भी माइनस। अब इस प्रकार से तो हमारा ये क्या हो गया जांच हो गया। ठीक है,
तो द्विघात समीकरण भी हमारा बन गया और गुणांक की जांच भी हो गई, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। तो इस प्रकार से दो तरीका होता है, एक तो दे देगा कि योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया है जो इसके पहले बताए थे, और एक दे देगा हमको इस प्रकार से कि x का मान दिया है, तो आप द्विघात समीकरण बनाइए और दोनों में ही हमारा यही सूत्र लगेगा, दोनों में हमारा सूत्र यही लगेगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। और देखिए इसमें एक चीज़ हमारा छूट रहा है, क्या छूट रहा है वो उसको देखिए, बता दे रहे थोड़ा सा ध्यान से, वो जल्दबाजी में छूट गया, इसको मिटा दें, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए एक चीज़ हमारा क्या है, इसमें परिचय वाले ही वीडियो में हमारा एक चीज़ छूट रहा है, वो क्या है, ग्राफीय विधि से शून्यक निकालना, ठीक है। ग्राफीय विधि से शून्यक कैसे निकालते हैं उसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्या होता है हमारा, ये एक्स अक्षांश होता है, ये क्या होता है हमारा वाई अक्षांश होता है, ठीक है। ये एक्स अक्षांश होता है, ये क्या होता है वाई अक्षांश होता है। तो जब कभी हमसे बोल देगा कि एक्स के शून्यक निकालिए, या फिर एक्स के शून्यक कर बोल दिया हमको कि एक्स का शून्यक निकालिए, तो देखिए ये जो भी हमारी लाइन होती है यहाँ से ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ये हमारा इस प्रकार से ऐसे गया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक यहाँ पे ये हो गया, और मैं एक और बना दे रहा हूँ इस प्रकार से आपको अच्छे समझने के लिए। मान लेते ये हमारा एक ऐसे हो गया, ठीक। तो देखिए अगर ऐसे पूछ लेगा हमको एक्स का शून्य, तो हम कैसे बताएंगे, देखिए बहुत आसान है ग्राफिक विधि से। जैसे देखिए ये जो लाइन जा रही है इसको हमको देखना है, ये जो एक्स अक्षांश को कितनी बार टच करे फिर काट रही है, ठीक है, कितनी बार टच करे या फिर उसको कितनी बार काट रही है, उसी को हमको देखना है, काउंट करने से। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से हम चलेंगे तो एक बार यहाँ पे टच किया, सिर्फ एक्स को देखना है, ये जो लाइन है एक्स वाली उसको देखना है, ठीक है, वाई को नहीं काउंट करना, सिर्फ एक्स को। एक यहाँ पे हो गया, दो यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद यहाँ तीन हो गया, फिर यहाँ पे चार। तो अगर इस वाले ग्राफ में अगर हम बात करेंगे, पहले ग्राफ में अगर हम बात करेंगे, तो इसमें एक्स का शून्य कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का शून्य कितना होगा, 4 होगा। अगर हम इस दूसरे वाले ग्राफ में बात करेंगे, इसमें एक्स का शून्य कितना, तो यहाँ देखेंगे एक बार यहाँ पे हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, यहाँ भी क्या टच कर रहा है तो इसको भी लेंगे, ठीक है, 4, इसमें भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जितनी बार ये ग्राफ को टच, ये जो ग्राफ यहाँ पे है, ये जो लाइन जितनी बार टच करेगा उतने क्या होंगे इसके शून्य होंगे। जैसे इसमें देखेंगे तो 1 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एक्स का शून्य कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। आप इस प्रकार से कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से टच नहीं किया, सिर्फ इतना ही है, एक है और ये क्या है 2, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल बना के दिखा सकते हैं, ठीक। मान लेते हैं ऐसे है, सिर्फ ऐसे ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये शून्य कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा शून्य, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है, बस ये जो ग्राफ है हमारा यहाँ पे एक्स को टच कर कितनी बार कर रहा है या कितनी बार काट रहा है, उसके उतने ही शून्य हो जाएंगे। यही हमारा छूट रहा था, इसको मैं आपको बता दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये हमारा परिचय वाला वीडियो था। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 बहुपद के परिचय को बताने का प्रयास किए। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो जितने भी इसके सवाल हैं आप उसको आसान तरीके से लगा पाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी नहीं उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के सवाल को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।